गुड मॉर्निंग बच्चों। प्रीवियस लेक्चर में जो हमने स्टार्ट किया था हमारा चैप्टर था वो था पावर शेयरिंग, जिसमें हमने दो कंट्रीज़ की स्टोरी को पढ़ा हमने, और उससे हमने ये जाना कि अगर प्रॉपरली शेयर किए जाए, पॉलिटिकल पावर्स की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो किसी भी देश में स्टेबिलिटी बन सकती है इवन दो इट्स अ डाइवर्स नेशन। ओके, जैसे हमने बेल्जियम और श्रीलंका दोनों ही डाइवर्स नेशन थे। बेल्जियम जो था वो एथनिकली डिवाइडेड था, यानी कि वहाँ पर बेस्ड ऑन रिलीजन दे वर नॉट डिवाइडेड, बेस्ड ऑन देयर लैंग्वेज दैट दे वर स्पीकिंग दे वर डिवाइडेड बाय दैट। बट वहाँ की गवर्नमेंट को जब ऐसा महसूस होने लगा कि आगे जाके कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ सकते हैं, तो उन्होंने 1970 से 1993 में उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंड किया, उसमें चेंजेस लेके आए। और वेरस अगर हम श्रीलंका को देखें तो श्रीलंकन गवर्नमेंट, ऑल दो इट वॉज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, वहाँ के पीपल्स ने गवर्नमेंट को चुना, एंड इवेंचुअली जो मेजोरिटी ऑफ द पीपल, जो सिंहला स्पीकिंग कम्युनिटी जो पीपल थे वो जीते। एंड बट उसके बावजूद जो सिंहला कम्युनिटी थी उन्होंने डोमिनेट करना स्टार्ट किया, अपने मेजोरिटी, अपनी विल, सिंस देवर इन मेजोरिटी, अपनी विल को जो माइनॉरिटीज थे पीपल्स उनके ऊपर थोपना स्टार्ट कर दिया। एंड एज ए रिजल्ट क्या नुकसान हुआ वहाँ पर सिविल वॉर चला, अप्रॉक्सीमेटली 20 to 29 ईयर्स तक वो चला, और काफ़ी सारे इंसानों ने अपने घर, बहुत से ने अपनी लाइफ गंवाई। ओके, अब प्रीवियस लेक्चर में हमने 4 पॉइंट्स में समझा था, मैं उन पॉइंट्स को फिर से समझा देता हूँ कि बेल्जियम ने अपने देश में शांति बनाए रखने के लिए क्या किया। ओके, उन्होंने सबसे पहले तो 1970 to 1993 में अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, अपने संविधान में काफ़ी सारे चेंजेस किए। उसी में से एक था कि जो मिनिस्ट्री जो होती है ना, जैसे द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जो कि अपने देश के लिए फैसला लेते हैं, जैसे लाइक हमारे इंडिया में हमारे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के हेड कौन है, द प्राइम मिनिस्टर, फिर उनके अंडर में और अदर मिनिस्टर्स होते हैं जिनको कि वेरियस डिपार्टमेंट दे रखा है। सेम वैसा ही वहाँ पर भी ऐसा ही था कि जो मिनिस्टर्स थे सेंट्रल गवर्नमेंट में, ओके, जैसे लाइक जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट मिनिस्टर्स मिनिस्ट्री होती है, ठीक वैसे ही वहाँ के जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स थे वो इक्वल थे। यानी कि फॉर एन एग्जांपल अगर 50 मिनिस्टर्स उनकी पूरी मिनिस्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट बन रही है जिनके पास पावर से डिसीजन लेने की, तो 50 मिनिस्टर्स में से 25 मिनिस्टर्स डच स्पीकिंग होंगे और 25 मिनिस्टर्स फ्रेंच स्पीकिंग होंगे। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि कोई भी मेजॉरिटी, सपोज कीजिए कि लाइक हम सब जानते हैं कि जो डच स्पीकिंग पीपल्स थे उनकी मेजॉरिटी थी 59%। ओके, तो यहाँ पे डच पीपल्स कोई फैसला थोप नहीं सकते थे, क्योंकि उस कॉन्स्टिट्यूशन में ये अमेंडमेंट लाया गया था कि कोई भी मिनिस्ट्री डिसीजन लेगी तो मिलजुल के लेगी, कोई पर्टिकुलरली कोई कम्युनिटी का पीपल अकेले डिसीजन नहीं ले सकता है, दोनों की सहमति होने के बाद ही कोई भी डिसीजन लिया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट में भी ये नियम था। ओके, और इसी वजह से उन्होंने मिनिस्ट्री भी डिवाइड कर रखी थी, दैट इक्वल नंबर्स ऑफ मिनिस्ट्री विल बी अवेलेबल फ्रॉम फ्रेंच कम्युनिटी एज वेल एज फ्रॉम डच स्पीकिंग कम्युनिटी। फिर इसके बाद में बहुत सारे सेंट्रल पावर्स के डिसीजन जो थे वो उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर दिए थे। यानी स्टेट गवर्नमेंट मतलब कि जैसे लाइक जो हम अगर मैप की तरफ जाए तो हम मैप में देख सकते हैं, ओके, एक तरफ डच स्पीकिंग पीपल है और एक तरफ हैं हमारे फ्रेंच स्पीकिंग पीपल। ओके, तो ये जो स्टेट यहाँ पे डिवाइडेड थे वो भी बेसिकली जो इन रीजन्स के हिसाब से डिवाइडेड थे, यानी कि डच स्पीकिंग स्टेट अलग था और फ्रेंच स्पीकिंग स्टेट अलग था। तो यहाँ पर क्या होगा कि इस पर्टिकुलर एरिया के डिसीजन होंगे जहाँ पे डच कम्युनिटी रह रही है, वहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट के पूरे राइट्स रहेंगे, अपने विद इन दैट स्टेट वो अपना कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। सेम फॉर द फ्रेंच लिविंग एरिया। तो ये उन्होंने करा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट तक ही सारे पावर सीमित नहीं रखे, कुछ पावर जो थे स्टेट गवर्नमेंट को भी उन्होंने ट्रांसफ़र करे। ओके, अब जो ब्रसेल था जो उनकी राजधानी थी, कैपिटल थी, तो वहाँ पे दोनों ही कम्युनिटी के पीपल्स से पढ़, लेकिन वहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये था कि जो ब्रसेल्स में क्या था कि 80% पीपल फ्रेंच के थे और 20% डच के थे।
ओके, डच स्पीकिंग कम्युनिटी पर। लेकिन यहाँ पर भी उन्होंने क्या करा, यहाँ पर मेजॉरिटी माइनॉरिटी ना देखते हुए यहाँ पर भी कैपिटल में भी जो गवर्नमेंट फॉर्म हुई और उसके मिनिस्टर्स जितने भी थे उसमें इक्वल अमाउंट ऑफ फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एज वेल एज डच स्पीकिंग पीपल्स को रखा गया ताकि कॉन्फ्लिक्ट्स ना रहे। और दोनों ही कम्युनिटी ने ये बात को मान लिया, बिकॉज सेंट्रल में भी ऐसा ही कर रहे थे तो कैपिटल में भी करने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके साथ साथ ब्रसेल्स ने इसके साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ब्रसेल की गवर्नमेंट के अलावा उनके पास एक और थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट थी जो कि कम्युनिटी गवर्नमेंट थी। उस गवर्नमेंट का काम केवल वहाँ पर कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इशू को रिजॉल्व करना या उस डिपार्टमेंट को देखना होता था। उसके लिए उन्होंने अलग मिनिस्ट्री बना रखी थी। ओके, और इस जो कम्युनिटी गवर्नमेंट को चुनने का हक सभी के पास रहता था, मीन्स एवरीवन कैन चूज आइदर इट्स डच, जर्मन और फ्रेंच। ओके, कोई भी इंसान कहीं भी रहता हो उसको वो गवर्नमेंट चुननी रहती थी। ओके, तो कहीं ना कहीं ये भी उन्होंने इस तरीके से डिवाइड किया था कि कम्युनिटी रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम जो भी इश्यूज होंगे वो कम्युनिटी गवर्नमेंट रिजॉल्व करेगी। तो कहीं ना कहीं हालांकि हम देखते हैं कि बेल्जियम का जो पावर शेयरिंग कॉन्सेप्ट था काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अलग उन्होंने वो निकाले कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो डिसीजन होंगे उसमें भी 2 मिनिस्ट्रीज़ रहेंगी, डच और डच कम्युनिटी के पीपल और फ्रेंच कम्युनिटी के पीपल इक्वल मिनिस्टर्स वहाँ पे रहेंगे। अगर 10 मिनिस्टर अगर डच के हैं तो 10 मिनिस्टर फ्रांस के भी होंगे, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी के भी होंगे। तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स मॉडल था बट लेकिन स्टिल ए वेरी इफेक्टिव मॉडल, बिकॉज आज तक उनके नेशन में शांति और यूनिटी बनी हुई। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। क्यों ऐसा माना जाता है दैट पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल, क्यों ऐसा माना जाता है? क्यों हम एग्जाम्पल से देख सकते हैं श्रीलंका ने पावर शेयरिंग नहीं करी, उन्होंने अपनी मेजोरिटी में अपनी विल थोपने की कोशिश करी, जो हम चाहें वो हम कर सकते हैं। ओके, और वेर एज बेल्जियम को अगर देखें तो उन्होंने क्या करा, एक सोल्यूशन निकाला, उन्होंने पावर्स को शेयर कर दिया। डच के पास भी उतनी पावर्स थी, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल्स के पास भी उतनी पावर्स थी, तो वहाँ पे क्या हुआ, शांति बनी हुई। आज तक वहाँ पे कोई राइट्स नहीं हुए, वहाँ पे ना कोई सिविल वॉर हो। Two different sets of reasons can be given in favor of power sharing. Firstly, power sharing is good because it helps to reduce the possibility of conflict between social groups. अब सबसे पहला जो उसका रीज़न होता है कि पावर शेयरिंग क्यों अच्छा है, तो सबसे बढ़िया जो काम की जो पॉसिबिलिटी होती है सोशल कॉन्फ्लिक्ट की या फिर कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट की, उसकी जो पॉसिबिलिटी उसको बहुत ज़्यादा कम कर देता है। ओके, since social conflict often leads to violence and political instability, power sharing is a good way to ensure the stability of political order. होता क्या है, सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होता है, वॉर हो, सिविल वॉर हो सकता है, दंगे हो सकते हैं, फसाद हो सकते हैं, इंस्टेबिलिटी आ सकती है गवर्नमेंट में। इस वजह से पावर शेयरिंग को एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है रादर देन द पॉलिटिकल ऑर्डर अगर बिगड़ जाए उससे तो बेटर है कि हम पावर शेयर करते हैं। Imposing the will of majority community over others may look like an attractive option in the short run. जैसे लाइक श्रीलंकन गवर्नमेंट ने जब शुरुआत में जब डेमोक्रेटिकली इलेक्ट हुए और जो मेजोरिटी जो कम्युनिटी के पीपल ने जब अपनी विल को थोपना स्टार्ट करते हैं, शॉर्ट रन ऑफ पीरियड ऑफ टाइम के लिए बहुत अच्छा लगता है, पर लेकिन आगे जाके प्रॉब्लम्स और ज़्यादा क्रिएट होती हैं। कि देखिए इनिशियली जब श्रीलंकन गवर्नमेंट फॉर्म हुई और मेजोरिटी में डिसीजन थोपना स्टार्ट किया तो इनिशियली कुछ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आई, पर धीरे धीरे आगे जाके आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वहाँ पे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनने लगे फॉर द तमिल कम्युनिटी और फिर वहाँ पे सिविल वॉर होना स्टार्ट हुआ। देयर इज सेकंड डीपर रीजन वाई पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी। एक और रीजन है, सेकंड रीजन की पावर शेयरिंग क्यों अच्छी है। पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ए डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स शेयरिंग पावर्स विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड हु टू लीव विद इफेक्ट्स। पीपल हैव राइट्स टू कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्नमेंट। और कहीं ना कहीं पावर शेयरिंग इज अ मस्ट इन अ डेमोक्रेसी, क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती ही इसी वजह से कि वहाँ पे पावर्स इक्वली शेयर किए जाए। और उसके साथ साथ पीपल्स को भी तो समझ में आना चाहिए कि द पर्सन हु इज रूलिंग, जो उनका राज कर रहा है, उनके जो डिसीजन ले रहा है वो उनके इंटरेस्ट में ले रहा है कि नहीं। पीपल के पास राइट है कि कौन किस कि हमारी कंसल्टेशन के साथ हमारे हितों में आकर हम सबके बारे में सोच कर ही डिसीजन ले गवर्नमेंट। ओके, सो यही एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है।
Okay, a legitimate government is one where citizens through participation acquire a stake in the system. और एक अच्छी गवर्नमेंट हम उसी को मानते हैं जहाँ पे सिटीजन का भी इक्वल पार्टिसिपेशन होता है इन द डिसीजन मेकिंग. ओके, जस्ट लाइक हम बोल सकते हैं हमारे इंडिया में कई बार गवर्नमेंट ऐसे डिसीजन ले लेती है जो कि शायद अच्छे ना हो, तो वो यहाँ पे पीपल क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं. ऐसा नहीं है कि उनको प्रोटेस्ट करने नहीं दिया जाता, प्रोटेस्ट करते हैं. और अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि पीपल का प्रोटेस्ट ज़्यादा बढ़ रहा है और मे बी देयर इज फॉल्ट, तो क्या होता है हमारे पास एक और हमारे पास फॉर्म ऑफ हम बोल सकते हैं पावर जो शेयर करते हैं वो जुडिशरी. वहाँ पीपल जा सकते हैं, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के तहत वो PIL दाखिल करके PIL दाखिल करके अपने प्रॉब्लम्स बता सकते हैं कि दैट गवर्नमेंट इज़ मेकिंग पर्टिकुलर रूल, और जिससे कि पीपल्स के राइट वायलेट हो सकते हैं. तो द कोर्ट हैज़ द राइट, अगर उसको ऐसा लगता है कि दैट कि ये सही है, गवर्नमेंट जो रूल बना रही है उससे पीपल्स पे इफेक्ट पड़ सकता है, तो उस लॉ पे, उस रूल पे वो स्टे लगा सकती है, उसको वापस रिवीजन के लिए भेज सकती है. सो कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उसी को माना जाता है जहाँ पे पीपल्स का एक्टिव पार्टिसिपेशन हो इन द डिसीजन मेकिंग एज वेल. Let us call the first set of reason prudential and the second moral. Okay, prudential reason based on a careful calculation of gains and loss. Prudential का मतलब होता है कि जब हम बहुत दिमाग से सोच के हम सारे पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं कि क्या लॉस हो सकता है, क्या प्रॉफिट हो सकता है, ऐसे डिसीजन को प्रूडेंशियल डिसीजन कहते हैं. और दूसरा जो रीज़न जो पहला रीजन है प्रूडेंशियल रीजन है, दूसरा रीजन है मॉरल रीजन. कहीं ना कहीं मॉरल वैल्यूज़ हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एनी पीपल हु इज़ माइनॉरिटी, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके राइट्स को डिप्राइव किया जाए. While prudential reason stress the power sharing will bring out better outcomes, moral reason emphasize the very act of power sharing as valuable. Whereas prudential reason क्या कहता है कि पावर शेयरिंग जो है बेटर आउटकम लेके आएगा. whereas moral रीज़न अगर देखा जाए तो ये रहेगा कि पावर शेयरिंग एक अच्छी रीज़न है, एक वैल्यूबल रीज़न है, ताकि सभी पीपल्स को इक्वली ट्रीट किया जाए. आपकी बुक में पेज नंबर 7 में खलील्स डिलेमा है, ये आपको खुद करना है, आपको पढ़ना है, समझना है. एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आएगा. मैं भी समझा नहीं रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप इसे खुद करें थोड़ा, ताकि आपको समझ में आए कि क्या पॉलिटिकल सिनेरियो है. और बेसिकली इट्स योर ओन व्यूज़. इस जब पैराग्राफ में आप पढ़ोगे तो आपके खुद के व्यूज़ बनने चाहिए खलील डिलेमा के. ओके, स्टोरी है एक इंसान की. ओके, और कुछ पॉलिटिकल रीजंस की वजह से, उसके पास्ट की वजह से उसका फ्यूचर इफेक्ट पढ़ रहा है और कन्फ्यूजन में है वो कि क्या उसको करना चाहिए. तो ये आपको खुद करना है. ओके, आज के लिए हम इतना ही, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग पढ़ेंगे, जिसमें हमारे 5 टॉपिक्स रहेंगे. ओके, कि पावर शेयरिंग के फॉर्म्स कैसे होने चाहिए और उसमें हम डिस्कस करेंगे. ओके, आज के लिए इतना ही. थैंक यू.